नमस्कार, आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि हम लोग CGPCS मेंस पेपर 7 पार्ट 3 को हम विस्तार से देख रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे सिलेबस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है वो है भारत में मानव संसाधन विकास, उसके बाद कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता। उसके बाद है रोजगार के विभिन्न चलन। उसके बाद मानव संसाधन विकास के विभिन्न संस्थाएं एवं परिषद। विभिन्न संस्थाएं एवं परिषद के अंतर्गत अभी तक हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से है आपका NCHER, NCERT, न्यूपा और आज हम देखेंगे UGC। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ऐसे विद्यार्थी जो आज चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। प्राचीन भारत से ही अपने यहाँ शिक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जाता रहा है और एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। अगर प्राचीन भारत में हम बात करें तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसका नाम आज भी हम जानते हैं। भले ही हम उस ओरा में नहीं रहे, उस काल में नहीं रहे, फिर भी अभी भी उसका नाम हम सुनते हैं। इससे ये ज़रूर पता चलता है कि शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा इतिहास रहा है भारत का। जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं जिसमें है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और ये सभी क्या हैं, विश्वविद्यालय हैं जो प्राचीन भारत के गौरव हैं। तो अब हम जो UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UGC कहा जाता है, उसका एक छोटा सा इतिहास देख लेते हैं कि क्या विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से बनाया गया है। जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हमारे जो मेन टॉपिक है उसको को रिलेट करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है, हम जान रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है मानव संसाधन विकास में भारत के विभिन्न संस्थाएं और परिषदों की भूमिका। मतलब मानव संसाधन विकास में इन सारे संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो जितने भी अभी तक हमने देखा कहीं ना कहीं वो शिक्षा से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। वो स्वयं शिक्षा देती हैं, उपाधियां देती हैं या फिर अपने अंदर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करके उनका समन्वय और प्रबंधन का कार्य करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा के माध्यम से वो मानव संसाधन विकास की जो सीढ़ी है उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या उसके माध्यम से उसको विकसित करना चाह रहे हैं। तो उसमें एक इकाई आपका UGC भी है। ये भी मानव संसाधन को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, हम मानव संसाधन तो सबसे पहले पहुँचे। मानव संसाधन के अंतर्गत वो सभी आते हैं, इसके भी अलग अलग वर्ग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मेन उद्देश्य ये है कि आप अच्छा रोजगार पा सकें ताकि आपका जीवन अच्छे से गुजर सके और अपना योगदान समाज में दे सकें। तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन के अंतर्गत आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो इसके लिए UGC का अपना क्या योगदान है उसको हम आज देखेंगे। तो इसका इतिहास देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में अगर देखेंगे, ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले सभी जानते हैं, सभी ने इतिहास पढ़ रखा है और जो नहीं पढ़ रखा है वो अभी देख लेंगे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले इस अवधारणा को लाया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले सबसे पहले इसमें आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1925 में सबसे पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन हुआ। 1925 इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ये इसको फोकस करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अगर बड़ा क्वेश्चन आता है UGC का, अगर 30 वर्ड में आता है या फिर 60 वर्ड में, तो वहाँ पर उतना मेंशन करने के लिए नहीं बनता है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक लाइन में कम से कम ज़्यादा नहीं फिर भी एक उसका इतिहास जरूर दें। तो वहाँ पर ये आपका वर्ड कम आएगा। सबसे पहले नाम आता है आपका लॉर्ड मैकाले का। उन्होंने इस अवधारणा को लाया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद आता है 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद में कालांतर में इसका जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था उसको नाम को परिवर्तित करके भारतीय विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित कर दिया गया, भारतीय विश्वविद्यालय। उसके बाद 1948 में इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया और इसका श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन को। इनकी अध्यक्षता में इसको जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उनकी अध्यक्षता में इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ तक तो 1948 तक हम पहुँच गए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। 1948 के बाद 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर UGC की नींव रखी। अभी तक तो UGC एक तरीके से अभी तक स्थापना क्या हो रहा था, एक ऐसा कुछ संस्थान होना चाहिए जो शिक्षा को प्रमोट करे, उसको आगे बढ़ाए।
तो सबसे पहले कौन आए, लॉर्ड मैकाले आए कि ऐसा कुछ संस्थान होना चाहिए, उनका एक था इच्छा। उसके बाद 1925 में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की गई जो किस नाम से जाना जाता था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से। उसके बाद में उसका नाम परिवर्तित करके भारतीय विश्वविद्यालय रख दिया गया। उसके बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन रख दिया गया और उसका मेन श्रेय जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। उसके बाद हम पहुँचते हैं 1953, 28 दिसंबर 1953। उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। तो उन्होंने इस औपचारिक रूप से यूजीसी की घोषणा की कि यूजीसी होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसके बाद क्या हुआ, विश्वविद्यालय की एक औपचारिक रूप से गठन हुआ। उसके बाद इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित थे कि विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा हो, कि ये क्या होगा। एक तो था विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों को समन्वय करेगा, उसके बाद ये निर्धारण करेगा और अनुरक्षण करेगा, उसके बाद ये अनुरक्षण करेगा। ये 3 चीज़ें हैं, कीवर्ड मान के चलिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों का समन्वय करेगा कि एक स्टैंडर्ड बनाएगा कि कोई विश्वविद्यालय है तो उसका क्या मापदंड होना चाहिए, विश्वविद्यालय चल रहा है तो किस किस मापदंडों के तहत उसका संचालन किया जाना चाहिए, और हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये विश्वविद्यालय मतलब कहना चाहिए कि पाठ्यक्रम संचालन के लिए योग्य है या अयोग्य है, उसका निर्धारण भी जरूरी था। उसके बाद उनका अनुरक्षण भी करना, मतलब एक तरीके से संरक्षण भी प्रदान करना ताकि सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय संचालन कर सकें। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा स्थापित स्वायत्ता संगठन, मतलब ये कहाँ तक हम पहुँचे थे, 1953 तक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की स्थापना कर दी। उसके बाद तो इस पे काम चल ही रहा था, पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाया था। उसके बाद 1956 में इसको संसद द्वारा अधिनियम पारित करके एक संगठन का रूप दे दिया गया। और इस संगठन का मेन काम क्या क्या था, इसको यहीं पर मैंने बताने का प्रयास किया है। अलग से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो यहीं पर हम समझ लेते हैं। अब संसद द्वारा अधिनियम के रूप में इसे पारित कर दिया गया, तो इसके क्या क्या कार्य होना चाहिए, इससे संबंधित जो हमको बातें जानना चाहिए। एक था कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है, ये एक महत्वपूर्ण है यूजीसी का। दूसरा है केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपाय का सुझाव देता है। उसके बाद है इसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब 2 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से हमको याद रखना है। एक तो चाहे वो महाविद्यालय हो या फिर विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उनको ग्रांट देता है, अनुदान देता है, और सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक सुझाव देता है कि किस तरीके से वो अपना पाठ्यक्रम या कॉलेज या महाविद्यालय उसका संचालन करे। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अलावा भी और क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसके अंतर्गत हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मेन या मुख्यालय है नई दिल्ली। यहाँ पर यूजीसी के जो विभिन्न स्वायत्ता केंद्र है वो भी है, मतलब उतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार हम सही तौर पर इसको देख लेते हैं। इसमें है एक है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, पूर्वी न्यूक्लियर साइंस सेंटर है ये। उसके बाद दूसरा है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिशियन, ये पुणे में है। उसके बाद है DAE कंसोर्शियस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। उसके बाद CAC कंसोर्शियस फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है सूचना एवं पुस्तकालय संचार तंत्र। उसके बाद है नेक्स्ट 6 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। उसके बाद है 7 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद, नेक की टीम में इसको तो जानते होंगे। ये क्या करता है, जितने भी आपके विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय है वो उनको ग्रांट देता है। ये एक तरीके से जांचने का कार्य करता है। ये यूजीसी का एक संस्थान, ये जांचने का कार्य करता है। और बहुत सारे हैं, उतना हमको डिटेल नहीं जाना है क्योंकि एक ही टॉपिक को इतना, क्योंकि सभी का इतना ज़्यादा डिटेल है कि हम उसमें ज़्यादा घुसेंगे तो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो केवल हम उसी चीज़ को देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उतना ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये इसको एक बार सरसरी तौर पर आप देख लेंगे, ज़्यादा इसको याद भी रहता तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आयोग का उद्देश्य क्या है इसको समझते हैं। आयोग का मेन उद्देश्य क्या है, आयोग के उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षण नीति। सबसे पहले ये इसकी स्थापना तो कब तक हो गई थी, 1956 में तो ये आ गया था, मतलब अस्तित्व में आ गया था। लेकिन पूरी तरीके से क्या है, समय समय में बहुत सारे नियम कानून बनते रहते हैं। तो एक शिक्षण से संबंधित एक नीति आया 1986 में। तो यहाँ पर इसके लिए इसका कार्य प्रणाली कैसा होना चाहिए, यूजीसी किस तरीके से कार्य करा उसको डिसाइड किया गया। तो 1986 में कार्य प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया गया। 2 तरीके से होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब होता है कि जैसे केंद्र है, सारे कुछ ऐसे पावर हैं जो केवल केंद्र के हाथों में ही है, वहाँ पर केंद्र का प्रभुत्व अधिक होता है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है जो ताकत है या पावर है उसको नीचे देना। जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी हम पंचायती राज में पढ़ते हैं। पंचायती राज में क्या है, एक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहाँ पर निचले स्तर को ताकत दी जाती है, पंचायत को ताकत दी जाती है। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण किया गया और 7 क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए।
केंद्रीकरण करने के बाद क्या लक्ष्य रखा गया? एक तो लक्ष्य ये था कि जो यूजीसी है उसको विकेंद्रीकृत कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब है एक केंद्र ना करके उसके एक केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है। उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया गया है। उसके बाद उसका क्रियान्वयन, क्योंकि एक ऐसी संस्था जिसको पूरे देश पे नज़र रखना है, ये बहुत बड़ा कार्य है, तो एक के लिए कार्य बहुत बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय भी बना दिए गए। उसके बाद उसके क्रियान्वयन किस तरह से होना चाहिए उसका निर्धारण किया गया और समय अनुसार इसमें सुविधा, मतलब समय समय पे, क्योंकि जो नियम 1985 में या 86 में बना है वो आने वाले 2020-21 में ही उतनी ही ढंग से प्रभावी हो, वो जरूरी नहीं रहता है। इसीलिए समय समय पर रेगुलेशन यूजीसी जारी करता रहता है बहुत सारी चीज़ में। एक उदाहरण हम आगे देखेंगे भी। तो यूजीसी जो लक्ष्य क्या है यूजीसी के अंतर्गत, एक तो नियम ये है कि जो भी यूजीसी के अधिनियम के तहत जो जुड़ा हो या कार्य करता है वो धारा 2A या 12B, ये एक रेगुलेशन है। जब यूजीसी के साथ एप्लीकेशन कराया जाता है तो जो शिक्षा से जुड़े होंगे या कभी यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली को कभी नज़दीक से देखा होगा, उनको पता होगा कि यूजीसी या नेक की टीम से जब एप्लीकेशन लिया जाता है या ग्रेड लिया जाता है, जैसे +1 हुआ, B++ हुआ या B हो या C, जो भी ग्रेड मिलता है, उसके पहले एक प्रक्रिया होती है उसमें जुड़ने की। तो उसमें होती है धारा 2A और 12B, उसके तहत कार्य होना चाहिए और उसके हिसाब से जो गाइडलाइन जारी किया जाता है यूजीसी के द्वारा, वो सुविधा कॉलेज हो या महाविद्यालय हो अपने विद्यार्थी कर्मचारियों को मुहैया कराना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ गाइडलाइन यूजीसी जारी करता है। मतलब यूजीसी का काल केवल देखना ही नहीं कि आपका प्रबंधन कैसे चल रहा है, आपका कार्य कैसे चल रहा है, एक तरीके से वो पूरा नज़र रखता है कि आप अपने कर्मचारियों को, हमने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से वेतनमान दे रहे हैं, आपका जो कार्यप्रणाली है वेतन देने का हमारे गाइडलाइन उसके हिसाब से है, उसके अलावा आप विद्यार्थियों को क्या सुविधा मुहैया करा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, ये सारी चीज़ों को यूजीसी जाँचता है। तो ये सारे जो नियम हैं इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यूजीसी का कार्य क्या है, मेंस के लिए हमारे ये महत्वपूर्ण है कि यूजीसी का कार्य क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं। कार्य को हम देखते हैं। पहला है शिक्षा के न्यूनतम मानक पर विनियम तैयार करना, या एक तरीके से नियम तैयार करना। जो भी न्यूनतम मानक है या स्टैंडर्ड, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, रेशियो होता है या स्टैंडर्ड लेयर होता है, रेट होता है, यूजीसी उसी का निर्धारण करता है कि आप कॉलेज चला रहे हैं, विश्वविद्यालय चला रहे हैं, तो उसका एक मानक स्तर होना चाहिए। उसका निर्धारण कौन करता है? यूजीसी करेगा, क्योंकि महाविद्यालय किसके अंतर्गत होते हैं? विश्वविद्यालय के। तो विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत होंगे या विश्वविद्यालय किसका काम मानेंगे? तो ये आपका गाइडलाइन जारी किया जाता है यूजीसी के द्वारा, उसके हिसाब से ये चलते हैं। दूसरा है इसमें शिक्षा को प्रोन्नत एवं उसका समन्वय करना। आप गाइडलाइन जारी करने के अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने या उसको समन्वित करना भी इसका कार्य है। परीक्षाओं एवं अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करना। आप परीक्षा ले रहे हैं या आप परीक्षा देने वाले हैं, जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो एग्जाम देंगे उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं एक सिलेबस है, जैसे कि हम ये सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस का ही भाग है, तो सिलेबस के अंतर्गत ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो नहीं कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ दिए। तो परीक्षाओं का एक मानक निर्धारण भी यूजीसी के द्वारा किया जाता है। संघ एवं राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य एक कड़ी के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। बीच के एक मीडिएटर का काम करता है, दोनों को देखता है, सरकार को भी देखता है, संघ को भी देखता है, राज्य को भी देखता है और संस्थान को भी देखता है। एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है शिक्षा में सुधार हेतु केंद्र व राज्य के परामर्श प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बॉडी है, सेंटर है, तो सुझाव देगा ही, और साथ में ही निधि उपलब्ध कराता है, क्योंकि सबसे जरूरी तो यह है कि आपके पास अनुदान होना चाहिए, वो उपलब्ध कराता है, और सूचनाएं प्राप्त करता है। मतलब आपके क्या क्या कार्य हो रहे हैं वो समय समय पर सूचना भी वो मांगता है, मतलब आपका रिपोर्ट भी मांगता है कि कार्य जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ये एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो करेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अगर कहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि करंट का मुद्दा है, तो हो सकता है बन जाए क्वेश्चन, या नहीं भी बनता है क्वेश्चन, तो यहाँ से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये यूजीसी से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं, टॉपिक, यूजीसी की जगह लेगी HECI। मतलब अभी सरकार में ये चल रहा है कि यूजीसी के स्थान पर एक नया बॉडी लाने का। तो ये HECI है क्या, उसको देख लेते हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा फर्जी विश्वविद्यालय पर लगाम लगाने के लिए यूजीसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, और अभी इसने एक फैसला लिया है, पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आया है। इसके तहत यूजीसी के स्थान पर HECI को लाने का प्रस्ताव किया गया है। ये क्या है? हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। HECI, हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी संरचना कैसी होगी? इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो शोध एवं शिक्षा के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त किए हैं या शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, जिनको नेतृत्व करने, शिक्षा से संबंधित नीतियों के बारे में पूरी जानकारी हो या जानकार व्यक्ति, वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इनके बन सकते हैं। उसके बाद इसमें 12 सदस्य होंगे, और वो 12 सदस्य कहाँ से नियुक्त किए जाएंगे? एक तो शिक्षाविद हो सकते हैं, वो उद्योग जगत से संबंधित हो सकते हैं, या प्रतिष्ठित ऐसे सदस्य जो शिक्षा से संबंधित उनकी जानकारी अच्छी हो, तो ये सदस्य
बन सकते हैं। उसके बाद इसमें सचिव होंगे, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। उसके बाद इसमें सलाह समिति मानक निर्धारण और समन्वय, जो जितने भी आप ये समिति का गठन किया जाएगा उस या जो कमेटी बनेगा उसमें अलग से सलाहकार समिति भी होगा, जिसका काम क्या होगा, जो स्टैंडर्ड निर्धारण किया जाएगा। मतलब ये क्या है, एक यूजीसी के स्थान पे नया बोर्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसका संरचना किस प्रकार से होगा, इसमें अध्यक्ष कितने होंगे, उपाध्यक्ष कितने होंगे, उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 12 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे और एक सचिव होंगे। सारे का नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। उसके अलावा कुछ सलाहकार समिति भी होंगी जो अध्यक्ष को सलाह देंगे, और अध्यक्ष किसे रिपोर्ट करेगा, वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से बॉडी बनाने का अभी चल रहा है। अभी तक तो फिलहाल अस्तित्व में नहीं आया है, तो क्योंकि करंट का मुद्दा है, पूछ सकता है HECI क्या है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं यूजीसी के प्रमुख कार्य क्या हैं। अभी तक तो हमको समझ आ ही गया है कि यूजीसी के कार्य क्या है, फिर भी हम पॉइंट के रूप में देख लेते हैं ताकि हमको आंसर राइटिंग में आसानी हो। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, स्टैंडर्ड को, ऐसा नहीं कि हमने गाइडलाइन जारी कर दिया है तो वो केवल कागजों में रह गए, उसको क्रियान्वयन भी करना है। तो बीच बीच में यूजीसी ये जांचती रहती है, देखती रहती है, और इसी के आधार पर क्या करता है, जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है उसकी मान्यता यूजीसी रद्द कर देता है। बीच बीच में आप पेपर में देखते होंगे कि फलाना कॉलेज, फलाना विश्वविद्यालय, ये सब का मान्यता यूजीसी ने रद्द कर दिया। तो ये वही कार्य करता है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, ये देखते रहता है कि ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद है शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए मानक तय करना। एक स्टैंडर्ड तय तो करता ही है। उसके बाद है शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सफल संस्थानों की निगरानी करना, मतलब जो असफल संस्थानों की निगरानी करना। इसको पहले वाले पॉइंट में आ गया कि आप उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि नहीं कर रहा है, उसको जांचता रहता है, और जो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं उनको 1 बार 2 बार वार्निंग देता है। उसके बाद भी अगर वो उसी को अपने ढर्रे को लेकर चलते रहते हैं तो उनकी मान्यता वो रद्द कर देता है। उसके बाद इसकी शक्तियाँ देखते हैं। यह आयोग फर्जी मानकों, ये तो उसके कार्य हो गए करता है, लेकिन क्या पावर है, इतनी बड़ी बॉडी है, हम मान के चल रहे हैं यूजीसी, तो उसके पास कुछ पावर होगा। यह आयोग फर्जी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है। दूसरा है शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार है। आदेश न मानने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। मतलब ये आप जो गाइडलाइन जारी कर रहा है, जो सर्कुलेशन दे रहा है, अगर कोई उसको नहीं मानता है तो पहले वो चेतावनी देगा, उसको सजा स्वरूप कुछ सजा दे सकता है, या धनराशि भुगतान करने के लिए बोल सकता है, या फिर भी नहीं मानता है तो अंतिम रूप से वो बंद भी कर सकता है। यूजीसी से संबंध संस्थान और कौन क्या चीज़ है या क्या इनके अंतर्गत जुड़े रहते हैं उसको देख लेते हैं। 1947 के पहले, मतलब यूजीसी का कब आया था मेन अस्तित्व में आने के लिए, तो 1928 से चल रहा था, लेकिन आया कब था, ये आया था 53 से लेकर के इधर 56 तक ये लगभग करके अस्तित्व में आ गया था। फिर भी कार्य प्रणाली इसका कैसा होना चाहिए उसमें चल ही रहा था। तो उसके पहले 1947 में क्या कर दिया गया, क्योंकि हमारी स्थिति वहाँ पर 1947 एक और क्या है, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक चल रहा था, बीज डाल दिया गया था, थोड़ा बड़ा पौधा बड़ा हो रहा था, तो वहाँ पर क्या किया गया, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से आज़ादी के बाद खड़ा करना था, तो जो छोटे मोटे जो नाम आ चुका था उन बॉडी को उनका काम दे दिया गया, भाई तुम आप ये काम कर लो, हम अब जैसा भी करना है आप अपने हिसाब से देखो। तो 1947 में ही सभी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई, मतलब इनको दे दिया गया यूजीसी को कि आप जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश में और महाविद्यालय हैं, सारी चीज़ का संचालन आप अपने हिसाब से करो, पूरा जिम्मेदारी इनको दे दिया गया 1947 में। लेकिन वो अभी वर्तमान में अभी भी कर ही रहा है, जो दायित्व दिया गया है उसको निभा रहा है बखूबी से। वर्तमान में यूजीसी के अंतर्गत अभी तक 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 384 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 123 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं और 298 निजी विश्वविद्यालय हैं। एक बार हम अभी इसके पहले हम जो चर्चा किए थे, शायद इसके पहले वाले क्लास में, तो कहीं पे आया था मानित विश्वविद्यालय। तो मानित विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। मानित विश्वविद्यालय का मेन कार्य क्या होता है कि जो भारत सरकार है, सभी विश्वविद्यालय भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करती है, उससे ऊपर तो नहीं है, किंतु क्या होता है कुछ विश्वविद्यालयों को भारत सरकार चुन करके उनको मानित विश्वविद्यालय घोषित कर देता है। उसको डीम्ड या मानित दोनों एक ही चीज़ है, विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो इनका बाकी विश्वविद्यालय से क्या होता है, बाकी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय में अंतर केवल इतना है कि इनको पूरी तरीके से स्वायत्ता दे दी जाती है। वो सरकार के अधीन रहते हैं लेकिन पूरी इनको स्वायत्ता रहती है, जिसको ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है। ऑटोनॉमस बॉडी जो अपना जितना भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। साथ में ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी की तुलना में उनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं और स्वायत्ता भी ज़्यादा होती है, फ्रीडम ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं उनको मानित
विश्वविद्यालय किया जाता है और अभी तक है 123 डीम्ड विश्वविद्यालय। उसके बाद है 298 निजी विश्वविद्यालय। अगर ये डाटा याद रहता है तो ज़्यादा अच्छा है, आप अपने आंसर राइटिंग में इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करता है उसको देखते हैं। तो ये क्या करता है, नेट की परीक्षा आयोजित करता है, सीधा आपकी यूजीसी के द्वारा होता है। तो नेट की परीक्षा का आयोजन भी करता है, दो तरीके से होता है, एक तो होता है यूजीसी नेट होता है, दूसरा होता है CSIR नेट। दोनों में अंतर ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड वालों के नेट के एग्जाम की परीक्षा CSIR लेता है, और जो उसके अलावा जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उसको यूजीसी लेता है। जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड है, कुछ कुछ मैथ्स वगैरह का भी ये लेता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे चीज़ों का ये आपका CSIR नेट एग्जाम कराता है। और नेट एग्जाम क्या होता है, नेट एग्जाम प्रोफेसर्स के लिए एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी सहायता से आप किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दिला करके वहाँ आप पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो जैसे उसके बाद है CBSE जो बोर्ड आप देखते हैं, उसका एग्ज़ाम भी आपका यूजीसी कंडक्ट कराता है। उसके बाद है ICAR नेट एग्ज़ाम। जैसे नेट एग्ज़ाम हमने CSIR यूजीसी में देखा, उसी तरीके से एग्रीकल्चर वालों के लिए भी नेट एग्ज़ाम का कंडक्शन कराता है आपका यूजीसी। ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आपका यूजीसी के द्वारा होता है। और 2000 में जो प्रोफेसरशिप के लिए है एक सर्कुलेशन जारी किया गया 2019 में। 2019 के बाद से इसके पहले ऐसे अनिवार्य नहीं था नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में क्या होता है, नेट एग्जाम में एक तो आप तो प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दूसरा आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर आप किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रोफेसरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2009 के पहले इसमें 2009 के पहले दोनों मिलता था, लेकिन अब केवल एक के लिए आप ले सकते हैं। उधर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो ये 2009 के बाद इसको कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद 2016-17 में ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को कंपलसरी, जैसे आप एक 12th पास किए हुए स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम 16-17 से कंपलसरी कर दिया। खासकर कॉलेज में नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी संकाय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। ये 2016-17 से यूजीसी के द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद ये तो हो गया इसके अंतर्गत परीक्षाएं और जो संबंधित संस्थाएं हैं। उसके बाद है एक अभी 2018 का एक क्वेश्चन है CGPCS मेंस का। इसमें क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट परीक्षा में विकलांगों की को क्या सुविधा है, उसको उस पर था एक क्वेश्चन। तो इसका आंसर जैसे किस तरीके से होना चाहिए, जैसे यूजीसी नेट जो है वो परीक्षा, देखिए मतलब हम चाहते तो यूजीसी के ऊपर निकल जाते थे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा इसमें आंसर में काम आएगा। अगर हम यूजीसी कौन कौन से परीक्षा आयोजित करता है ये इसके बारे में ही पता नहीं रहेगा तो हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन देता है, सिंपल सा आपका उठा के नहीं पूछेगा, थोड़ा सा ट्रिकी पूछेगा। तो क्वेश्चन है हमारा यूजीसी नेट परीक्षाओं में विकलांगों को सुविधा 30 वर्ड में है। तो इसका आंसर है यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में विकलांगों के लिए 2019 सर्कुलेशन के अनुसार कुछ गाइड दिए हैं, निम्न सुविधाएं प्रदान की हैं। और कौन कौन से है इसको देख लेते हैं। एक तो है बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को लिखित परीक्षाओं में बैठने की छूट प्रदान की गई। दूसरा है नेत्रहीन छात्रों के लिए स्वयं कॉलेज लेखा का प्रबंध करेगा। ये दो तो महत्वपूर्ण है, हमारा जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि 2019 के पहले जो नेत्रहीन छात्र होते थे उनके लिए जो लेखक है उसको लेखा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होती थी। अब ये यूजीसी जहाँ सेंटर दिया गया है वहाँ ये निर्देश दे देता है कि आप ऐसे विद्यार्थी जो बेंचमार्क विकलांग है उनके लिए अगर लेखक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी आप उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा डाउट आ रहा हो कि बेंचमार्क विकलांगता क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। बेंचमार्क विकलांगता सरकार के द्वारा एक जारी सूची में एक वर्ग, विशेष वर्ग होता है जो विकलांग की श्रेणी में आता है। तो ये जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा जो क्राइटेरिया जारी किए जाते हैं उसको फिल करते हैं, वो उस विकलांग के श्रेणी में आते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए गाइडलाइन रहता है ना। तो बेंचमार्क विकलांग किसको कहेंगे, तो जो ये जो रहता है उसमें नियमावली रहती है उसको ये फुलफिल करते हैं तो इस श्रेणी में आएंगे। एक तरीके से एक वर्ग है, जैसे ओबीसी वर्ग होता है तो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जो आता है ST SC, इस तरीके से बेंचमार्क विकलांग है। तो ये हो गया आपका यूजीसी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी दिन की तरह भी आज भी हमारा जो आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आज का आपका क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य को बताइए। आप अपने शब्दों में जैसा भी आप लिख सकते हैं आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप एक बार लिख लेंगे तो उस आंसर को आप नहीं भूलेंगे, उससे संबंधित जो भी है आपको हमेशा याद रहेगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको अपने नोट्सबुक में ज़रूर मेंशन कर लीजिए। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई और इसके मुख्यालय के बारे में लिखिए। ये 30 वर्ड में सीधा फैक्ट को आपको लिख देना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एक ऐतिहासिक संस्थान है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। क्योंकि इसका एक छोटा सा इतिहास हम देखे हैं, तो इसको आप 100 वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य पर प्रकाश डालिए। इसको भी आप 100 शब्द में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो आज चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरीके से जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा, वो आगे भी चलता रहेगा और कंप्लीट हम सिलेबस को पढ़ेंगे। तो आज